गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग अभी CHL का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज सेट प्रैक्टिस नंबर 4 हम लोग करेंगे और बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो सर्ट्स इंडिसेस से है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स? √19 माइनस √17, फिर क्या है स्टूडेंट्स? √13 माइनस √11 और फिर √7 माइनस √5 और फिर है √5 माइनस √3। ठीक है स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया सबसे बड़ा व्यंजक कौन है। सबसे बड़ा व्यंजक कौन है ये दिए गए हैं। √19 माइनस √17, √13 माइनस √11, √7 माइनस √5 और √5 माइनस √3। इसमें सबसे बड़ा पूछा है व्यंजक क्या, सबसे बड़ा या आप सबसे छोटा, दोनों पूछ सकता है कि इनमें सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है। स्टूडेंट जरा इसमें ध्यान से देखना कि इनके बीच जो डिफरेंस है वो सेम होगा। देखो तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? तो 2 का है। यहाँ 19 है और यहाँ 17 है, तो डिफरेंस कितने का? 2 का। यहाँ देखो तो बच्चों डिफरेंस कितने का है? यहाँ 13 है और यहाँ 11 है, डिफरेंस कितने का है? 2 का है ये। यहाँ डिफरेंस 7 और 5 है, डिफरेंस कितने का है? 2 का। और यहाँ 5 और 3 है, डिफरेंस कितने का है? 2 का। यानी सभी जगह अंतर क्या है? समान। सभी जगह अंतर क्या है? समान। जब बच्चे सभी जगह अंतर, दिए गए पद में यदि अंतर समान हो, दिए गए टर्म में यदि अंतर समान हो, तो इस तरह के प्रश्न में बड़ा और छोटा पहचान करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि यदि अंतर समान हो तो जो दिखने में लगे बड़ा वो होगा सबसे छोटा, जो दिखने में लगे बड़ा वो होगा सबसे छोटा, और जो दिखने में लगे छोटा वह होगा सबसे बड़ा। तो हमने बताया कि आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में, क्या बच्चों पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा व्यंजक कौन है। सबसे बड़ा आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। तो मैंने बताया कि जो दिखने में सबसे बड़ा लगेगा वही होगा सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा लगे वह सबसे बड़ा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये दिखने में तो ये नंबर सबसे आपको बड़ा लग रहा है, यानी यह होगा सबसे छोटा। ये क्या होगा? सबसे छोटा। और जो सबसे छोटा लग रहा होगा वो होगा सबसे बड़ा। तो इनमें सबसे छोटा कौन है स्टूडेंट्स? यहाँ सबसे छोटा है, क्योंकि दिखने में सबसे छोटा 5 और 3 लिख रहा है, तो ये होगा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। तो आपसे क्या पूछा गया है बच्चों? सबसे बड़ा। यानी आपका आंसर क्या होगा? √5 माइनस √3। √5 माइनस √3। तो मैंने बताया कि दिए गए पद में क्या हो? अंतर समान होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? समान। तो जो पद दिखने में छोटा लगेगा वही सबसे बड़ा होगा। जो पद दिखने में छोटा लगेगा वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा तो ये लग रहा है √5 माइनस √3, यानी यह पद सबसे बड़ा होगा, इसलिए √5 माइनस √3 इस सवाल का सही जवाब है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप बोर्ड पर देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स? 2 का पावर 2x माइनस y बराबर 16 दिया गया है, और फिर दिया गया है 2 का पावर x प्लस y बराबर 32 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है बच्चों x इंटू वाई बराबर क्या होगा। तो आपसे पूछा गया है x इंटू वाई बराबर क्या होगा, ये दिया गया है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। ठीक है, 2 का पावर 2x माइनस वाई बराबर 16 दिया गया, 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 32 दिया गया। तो आपसे पूछा गया x इंटू वाई क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, सर्ट्स इंडिसेस के क्वेश्चन को कैसे हम लोग, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हम लोग दोनों क्वेश्चन को पावर को बराबर कर लें या फिर बेस को बराबर कर लें, या तो पावर को या तो बेस को बराबर करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो तो 2 का पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 होता है जो 2 का पावर 4 है, 16 है 2 का पावर 4। अच्छा बच्चे यहाँ देखिए तो 2 का पावर x प्लस वाई है, और 32 को क्या हम लोग लिख सकते हैं? 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 32 होता है। तो बच्चे देखो तो यहाँ इसको आप बेस बोलोगे, इसको पावर बोलोगे, इसको बेस बोलोगे, इसको पावर बोलोगे। तो देखो तो बच्चे दोनों का बेस तो सेम है। बेस जब बराबर हो गए, बेस जब बराबर हो गए तो पावर भी आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 4। 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 4। और यहाँ क्या बोल सकते हैं? देखो तो यहाँ दोनों के बेस जब समान है तो पावर भी समान होंगे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 5। x प्लस वाई इक्वल टू क्या बोल
सकते हैं 5। अब देखो तो बच्चे हम लोग कुछ ऐसा इन दोनों इक्वेशन को या तो सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को या तो आप सॉल्व कर लीजिए या फिर आप हिट एंड ट्रायल कर लीजिए। बच्चे जरा x के जगह और y के जगह हम वैल्यू पुट करते हैं कि देखो तो x के जगह अगर हम 3 वैल्यू पुट करते हैं और y के जगह 2 तो क्या सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? तो x के जगह अगर हम वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 में 2 से गुना होगा तो 6 और y की जगह 2 पुट करेंगे तो 6 में से 2 गया तो कितना 4, यानी सेटिस्फाइड हो रहा है। x के जगह 3 और y के जगह 2 रखते हैं तो 3 और 2 कितना बच्चे 5, यानी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व भी कर लोगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने पर यहाँ x और y, जहाँ x और y स्टूडेंट्स क्या आएंगे तो x बराबर 3 आएगा और y बराबर क्या आएगा 2, x बराबर 3 और y बराबर 2। तो अब आपसे पूछा है x इंटू वाई का मान क्या होगा, कुछ करना नहीं है बच्चे, x के जगह x का वैल्यू और y के जगह y का वैल्यू पुट कीजिए। x के जगह हमने 3 रखा और y के जगह 2 रखा तो 3 में 2 से गुना किए तो कितना बच्चे 6। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चे 6। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग बेस को बराबर किए। क्या बच्चे बराबर किए? बेस को। जब बेस आपस में बराबर हो गया तो पावर भी आपस में बराबर, यानी जब बेस समान हो जाएंगे तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे समान। यहाँ से बच्चे आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का मान 3 और y का मान 2 आएगा, जो वैल्यू है वो पुट कर दें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में कर सकते हैं। 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 7 दिन में। तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे? 15 व्यक्ति अगर किसी काम को करते हैं तो उस कार्य का जो 1/3 भाग है वह 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताएं उस कार्य को 5 व्यक्ति कितने व्यक्ति 5 दिन में समाप्त कर लेंगे? कितने व्यक्ति उस काम को 5 दिन में समाप्त कर लेंगे? ठीक है स्टूडेंट, क्या बोला है स्टूडेंट्स? बच्चे ये जरा बताइए कि 15 व्यक्ति 1/3 भाग कार्य, 15 व्यक्ति 1/3 भाग काम 7 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ऐसा ही प्रश्न में बोला गया कि 15 व्यक्ति 1/3 भाग काम 7 दिन में। तो 1/3 भाग काम कितने दिन में? 7 दिन में। यानी हम बोल सकते हैं पूरा काम बोल देंगे 1 भाग काम, क्योंकि टोटल को डिनोट करते हैं भिन्न में कितने से 1 से। तो 3 में 7 से जब गुना किए तो कितने बच्चे 21 दिन, यानी पूरे काम को हम लोग कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 21 दिन में। पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 21 दिन। यानी 15 व्यक्ति काम करते हैं तो काम 21 दिन चलता है। बच्चे यहाँ हम बोल सकते हैं कि 15 व्यक्ति काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होता है? 21 दिन में। 15 व्यक्ति काम करते हैं तो कितने दिन में समाप्त हुआ है? 21 दिन में। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैन है और ये क्या है? डे है। ये क्या है? मैन और ये है डे। बच्चे ये जान लो कि अगर मैन में डे से गुना अगर आप करते हो तो आपको पता चलता है वर्क। क्या पता चलता है? वर्क। और कैसा वर्क? तो टोटल वर्क के बारे में पता हो जाता है। तो बच्चों ये बताओ कि अगर 15 व्यक्ति काम कितने दिन में टोटल वर्क समाप्त करें? 21 दिन में। 15 व्यक्ति टोटल वर्क काम कितने दिन में? 21 दिन में। तो बोला इसी वर्क को कितने व्यक्ति 5 दिन में समाप्त करेंगे? कितने व्यक्ति 5 दिन में? तो हमने माना इस काम को x व्यक्ति 5 दिन में। कितने व्यक्ति बच्चों? x व्यक्ति इस काम को 5 दिन में। यहाँ भी देखिए मैन कितने x और डे कितना 5। तो यहाँ मैन इंटू डे, यहाँ भी वर्क और यहाँ भी वर्क है। 5 इसको 3 बार में कैंसिल करेगा, 5 इसको 3 बार में काट देगा और 21 में 3 से गुना कर दो बच्चे। तो 21 दिया कितना बच्चे? 63। यानी इस काम को 63 व्यक्ति कर देंगे। इस काम को कितने व्यक्ति कर देंगे? 63 व्यक्ति इस काम को समाप्त कर देंगे 5 दिन में। तो इस सवाल का उत्तर हुआ 63। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। और 4 क्या है? बोलता है क्वेश्चन बनाने से पहले मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट बता दूं कि कोई भी जो संख्या है स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या वो निश्चित तौर पर, जैसे अगर ये देखो स्टूडेंट्स कि एक मैंने नंबर लिए 15, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 15 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा बच्चे? तो आप 15 का फैक्टर लिख सकते हैं 3 × 5, ये लिख सकते हैं बच्चे। यानी कोई भी नंबर अपने फैक्टर से तो निश्चित तौर पर
डिवाइड होगा, यानी यह 3 से भी विभाजित होगा और यह 5 से भी विभाजित होगा। अब स्टूडेंट्स जैसा एक नंबर हम लोग देखते हैं कि 42, एक नंबर हमने लिया 42, तो 42 का जो फैक्टर होगा वो क्या क्या होगा स्टूडेंट, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो 42 है वह 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा और 7 से भी विभाज्य होगा। तो देखेंगे कि 42 किस किस संख्या से विभाजित है, इस कंसेप्ट को समझ लेंगे। तो 42 बच्चों ये बताओ 2 से विभाज्य है, तो बिल्कुल विभाज्य है। हम बोलेंगे 3 से विभाज्य है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल विभाज्य है, हाँ 3 से भी 42 कटेगा। हम बोलेंगे 7 से विभाज्य है, तो हाँ बिल्कुल विभाज्य है। तो क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं, 42 के फैक्टर हैं, 2 भी है, 3 भी है और 7 भी। अब बच्चे ये जरा बता दो कि 42 के क्या फैक्टर 2 इंटू 3 हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल हैं, यानी यह संख्या किससे विभाज्य है, तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य है। हम बोलेंगे 42 का जो फैक्टर है बाबू वह 3 इंटू 7 है क्या, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल है, हाँ 3 इंटू 7 भी, यानी यह संख्या 21 से भी विभाज्य है। हम बोलेंगे बाबू क्या 42 का जो फैक्टर है 2 इंटू 7 है क्या, 2 इंटू 7 है क्या, तो बिल्कुल 42 का फैक्टर 2 इंटू 7 यानी 14 भी है, यानी यह संख्या 14 से भी विभाज्य है। अब हम बोलेंगे ये कि 42 क्या 2 गुने 3 गुने 7 ये भी इसके फैक्टर हैं क्या, तो 2 3 6 और 7 42, यानी ये बिल्कुल ये फैक्टर है, यानी 42 से भी विभाज्य, यानी 42 इन सभी नंबर से विभाज्य है। तो कोई भी संख्या अपने फैक्टर से निश्चित तौर पर विभाजित होगी। ठीक है, तो आइए इसी कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कि 5 का पावर 71 प्लस 5 का पावर 72 प्लस 5 का पावर 73 यही बच्चे हैं, और यह संख्या किससे विभाजित है, यह संख्या किससे विभाजित है। बच्चों जरा देखा ना, देखो बच्चे इस क्वेश्चन पे हमने सर्च सिंथेसिस पे हमने पीछे वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके देख भी सकते हैं बच्चे। जैसा क्या है कि इसमें से हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन ले लेते हैं बच्चे, तो यहाँ 5 का पावर 71 है, 5 का पावर 72 है, 5 का पावर 73, तो देखेंगे इनमें मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, अधिक से अधिक हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 5 का पावर 71 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो जब 5 का पावर 71 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच्चे क्या बचेगा, 1 बचेगा बच्चे, क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा, तो 5 का पावर 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 5 का पावर 2 बचेगा। इसमें तो मैं उम्मीद करता हूँ किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखो बच्चे 5 का पावर यहाँ 71 यहाँ तो लिख दिए। अब देखो बच्चे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, अच्छा फिर ये कितना 5 का पावर 1 यानी 5, और फिर ये कितना 1, तो 25 और 5 30 1 31। अब देखेंगे निश्चित तौर पर इसके फैक्टर क्या हैं, तो 571 टाइम्स है, यानी निश्चित तौर पर जो 571 टाइम्स है इस संख्या को काटेगी और 31 भी इस संख्या को काटेगी। बट ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, 31 किसी ऑप्शन में नहीं है और ना ही 5 का पावर 71 किसी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बच्चे कि इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चे कि 5 का पावर 70 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 31 ऐसा लिख सकते हैं क्या, नो डाउट ऐसा लिख सकते हैं। अब बच्चे देखो तो 5 का पावर 70 और 31 में जब 5 से गुना कर दो तो 155, यानी इसके एक फैक्टर क्या बन गया 155, यानी यह संख्या निश्चित तौर पर 155 से विभाजित होगी। और आप देख सकते हैं जो ऑप्शन सी है इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि ऑप्शन सी में 155 आ रहा है बच्चे, यानी यह संख्या निश्चित तौर पर 155 से विभाजित है, यह संख्या निश्चित तौर पर 155 से विभाजित है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है बच्चे, तो ऑप्शन सी। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यदि घड़ी में दोपहर चलना आरंभ किया, कोई घड़ी है जो दोपहर में चलना आरंभ किया, दोपहर कहने का मतलब 12 बजे, दोपहर कहने का मतलब स्टूडेंट्स 12 बजे, ठीक दोपहर बोलते हैं 12 बजे को,
ठीक दोपहर बोलते हैं 12 बजे को। तो दोपहर में कोई घड़ी चलना आरंभ करता है तो दोपहर 3:45 होने पर बोलता है घंटे की सुई का कोण क्या होगा। घंटे की सुई का कोण क्या होगा। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाएंगे। कंफ्यूजन वाली बात यह है कि कोई घड़ी है जो दोपहर में चलना आरंभ करती है, कोई घड़ी दोपहर में चलना आरंभ करती है तो दोपहर 3:45 पर घंटे की सुई का कोण क्या होगा। बहुत बच्चे इसे फार्मूला लगाकर बनाने लगते हैं, ठीक है। जैसे पिछले मैंने सेट में इस तरह का क्वेश्चन दिया था और बहुत बच्चे इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे जो बिल्कुल टोटली रॉन्ग हो जाएगा। बहुत बच्चे फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे कि शायद बच्चे ऐसा फार्मूला अप्लाई कर दें कि 60 गुने H माइनस 11 गुने M और बाई 2 ऐसा फार्मूला क्रिएट कर और बच्चे सॉल्व करना सोचें, या फिर और भी कोई फार्मूला अगर आप जानते होंगे तो शायद लगाने का प्रयास करें। जो मैं बता दूं कि ये गलत है। क्यों ये गलत है तो मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था कि ये फार्मूला तभी वैलिड होगा जब आपसे घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण पूछें, ठीक है। आवर हैंड और मिनट हैंड के सुइयों के बीच आपसे जब कोण पूछा जाए। बट ऐसा क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। तो इसलिए ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। एक घड़ी ने दोपहर में चलना आरंभ किया तो दोपहर 3:45 पर घंटे की सुई का कोण क्या होगा। कोई घड़ी है जो दोपहर में चलना आरंभ करती है तो बोलता है तो दोपहर 3:45 पर घंटे की सुई का कोण क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरल कैसे बनाना है। सबसे पहले प्रश्न यह जान लो बच्चे कि प्रश्न को सबसे पहले समझ लो कि कोई घड़ी है और घड़ी में जो खास तौर पर जिसका रोल होता है, अगर हमको एंगल बेसिस पे क्वेश्चन बनाना है तो या तो मिनट हैंड और या फिर आवर हैंड। तो ये जान लो कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री की कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री की कोण बनाती है 6, जबकि घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री की कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में कितने बच्चे आधे डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो घंटे की सुई है वह 1 मिनट में कितने डिग्री की कोण बनाएगी, आधे डिग्री की कोण बनाती है। तो बच्चे यहाँ 3:45 यही ना बच्चे, कब से तो दोपहर 12 बजे से। कब से तो दोपहर 12 बजे से। अब देखोगे बच्चे दोपहर 12 बजे से 3:45 पर यानी घंटे की कोण क्या होगी। तो यहाँ हो गया ड्यूरेशन, देखोगे समय अंतराल बच्चे, समय अंतराल हम देखेंगे तो समय अंतराल हम लोग बोल सकते हैं 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा क्या बच्चे 45 मिनट। बच्चे देखो 3 घंटे 45 मिनट हम लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट 60। तो जब 1 घंटे में 60 मिनट यानी 3 घंटे में 180 मिनट और यहाँ 45 मिनट, तो 180 और 45 यानी 225 मिनट। कितने बच्चे 225 मिनट हो गए। यानी 225 मिनट में घंटे के सुई ने कितने कोण बनाए होंगे। तो आप लोग सभी जानते हैं कि 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण आधा डिग्री। तो 225 मिनट में कितना, तो देखिए तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण आधा डिग्री। कितने डिग्री आधा डिग्री। तो देखेंगे अतः 225 मिनट में कितना बचे, तो 225 गुने आधा यानी हम बोल सकते हैं 112.5। आप देख सकते हैं इस सवाल में कौन सा ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं बच्चे ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है, जिसमें 112.5 यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे जो प्रॉफिट लॉस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या है कि यदि 12 पेनों का लागत मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ कितने प्रतिशत हैं? तो लाभ कितने प्रतिशत हैं? 12 पेनों का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, 12 पेनों का लागत मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आपसे लाभ पूछा गया। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं, प्रॉफिट लॉस में दो तरह से केस होते हैं, एक जो मैंने बता रखा आपको अमाउंट का केस और दूसरा भाव का केस। अमाउंट का केस यानी जब भी रुपये का चर्चा हो तो अमाउंट का केस कहेंगे, और जब भी वस्तु की चर्चा हो तो भाव का केस कहते हैं। जो भाव का केस होता है बच्चों वह अमाउंट के केस के ठीक उल्टा होता है। जैसे अमाउंट के केस में क्या होता है कि जब एसपी ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है और एसपी कम होता है तो लॉस होता है, ठीक है। और परसेंटेज या लाभ या हानि जब भी आप निकालते हैं, परसेंटेज लॉस या फिर प्रॉफिट जब भी आप निकालते हैं बच्चों तो लॉस होता है तो बच्चों आप लोग लॉस लिखते हैं, और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आप लोग लिखते हो, और बट्टा में हमेशा क्या लिखते हो? CP × 100। ये किस केस में बच्चे? तो ये अमाउंट के केस में होता है। बट अगर यही बात हम बोल देंगे ये अमाउंट के केस का है, मगर यही बात अगर हम कह दें बच्चों कि अगर भाव का केस है, जब भाव का केस हो तो यहाँ बट्टा में CP नहीं होकर बल्कि क्या हो जाएंगे? SP। CP नहीं होकर क्या हो जाएंगे? SP। तो यही होता है बच्चों। अब ये ध्यान पे रखना है बच्चे कि अगर हमने बताया कि जो भाव का केस होता है वह अमाउंट के केस के ठीक उल्टा होता है, यानी भाव के केस में यदि SP ज़्यादा हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा और SP कम होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जैसे बोला है 12 पेनों का लागत मूल्य, 12 पेनों का लागत मूल्य यानी CP दिया है बच्चों। CP कितना दिया है बच्चों? तो 12 पेनों का लागत मूल्य यानी CP दिया है 12। CP कितना दिया है? 12। 12 पेनों का लागत मूल्य बोलता है 12 पेनों का लागत मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। SP दिया है बच्चों कितना? तो SP दिया है 8 पेन। SP कितना दिया है बच्चे? 8 पेन। ये जरा बताओ कि SP ज़्यादा है या कम है? जो SP है वह CP से ज़्यादा है या कम है? तो निश्चित तौर पर आप बोलेंगे कि सर SP जो है वह CP से कम है, क्योंकि यहाँ 12 पेन है और यहाँ कितना पेन है? 8 पेन। यानी जब कम है तो क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट, क्योंकि यह अमाउंट का ठीक उल्टा होता है। जब कम होगा तो प्रॉफिट होगा और अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? लॉस। तो यहाँ प्रॉफिट होगा। तो हमको बताना है बच्चे परसेंटेज में कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो जरा बताइए बच्चे कितना प्रॉफिट हुआ? तो यहाँ 12 है, यहाँ 8, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4 का। कितने का? 4 का। बट्टे में बच्चा हमेशा क्या लिखेंगे? SP। क्या लिखेंगे? SP। SP है कितना? 8 है। और परसेंट में लाने के लिए कितने से गुना बच्चे? 100 से। अब बताइए आप 4 इसको कितने बार में? 2 बार में, और 2 इसको कितने बार में? 50 बार में। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चे? तो 50% इस सवाल का सही जवाब है। तो बच्चे ये आपको कंसेप्ट ध्यान पे रखना है कि परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट अगर निकालना हो तो लॉस हो तो लॉस लिखिए, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लिखिए, मगर बट्टा में हमेशा क्या होगा? SP होगा। क्या होगा बच्चे? SP। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि की प्रतिशतता बताएं। 25 कुर्सियों का लागत मूल्य, यहाँ CP दिया है बच्चों 25 कुर्सियों का लागत मूल्य, 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ हानि की प्रतिशतता पूछ दी है। बच्चे यहाँ क्वेश्चन में तो स्पष्ट कह दिया कि हानि की प्रतिशतता बताएं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको डाउट रखा जाए और पूछ दिया जाए कि लाभ या हानि का परसेंटेज बताइए। तो यहाँ देखिए बच्चे बात है वस्तु का, बात है किसका? वस्तु यानी भाव का केस है, और भाव का केस हमने बताया अमाउंट वाले रुपये वाले केस का ठीक उल्टा होता है। यहाँ SP अगर ज़्यादा हो जाएगा तो लॉस होगा और SP कम होगा तो प्रॉफिट होगा। तो आप बताइए यहाँ SP CP से ज़्यादा है या कम है? तो निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा कि SP CP से ज़्यादा है। तो जब SP ज़्यादा होगा तो क्या होगा? लॉस। तो कितने का लॉस हुआ बच्चे? तो 5 का लॉस। तो आपसे पूछ रहा परसेंटेज लॉस बताएं।
तो लॉस कितने का बच्चे 5 का। और बट्टा में हमेशा क्या होगा बच्चे एसपी, बट्टा में हमेशा क्या होगा ऑलवेज यहाँ एसपी होगा। तो बट्टा में यहाँ क्या लिखेंगे 30 और परसेंट मिलाने के लिए बच्चे कितने से गुना 100 से गुना। अब बच्चे बताइए कि 5 इसको कितने बार में 6 बार में, 5 इसको कितने बार में 6 बार में, यानी 100/6 और 100/6 को हम लिख सकते हैं 50/3। क्या लिख सकते हैं 50/3 और 50/3 लिख सकते हैं। देखो 2 5 से कितने बार में 6 बार में, अब 2 से 50 बार में, 2 से कितने बार में तो 3 बार में, यानी 50/3 और 50/3 को आप लोग लिख सकते हैं बच्चे 16.2/3%, 16.2/3, 16 × 48 और 2 50/3। तो ये ध्यान पे रखना, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं बच्चे। ये सीपी और एसपी पे क्वेश्चन क्या है, वस्तु का क्वेश्चन है। जब एसपी ज़्यादा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर लॉस होगा और एसपी कम होगा तो क्या होगा प्रॉफिट, और बट्टा में हमेशा एसपी लिखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 आप बोर्ड पे देख सकते हैं क्या है कि 3 छात्र ए बी सी के अंक, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम हैं ए बी सी और उनके अंक अनुपात में रेशियो दिए हैं 10:12:15। यदि प्रश्न पत्र के अधिकतम अंक 100 है तो बी का अंक निम्न में से किस वर्ग में नहीं हो सकता। क्या क्या ऑप्शन दिया है बच्चे। ऑप्शन ए में अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चे 20 से 30। अगर ऑप्शन बी की अगर हम बात कर दें तो ऑप्शन बी में क्या दिया गया 40 से 50। अच्छा ऑप्शन सी की बात कर दे बच्चे तो ऑप्शन सी में दिया गया क्या 70 से 80। और ऑप्शन डी की बात अगर बोल दें बच्चे तो ऑप्शन डी में 80 से 90। 3 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कौन कौन थे बच्चे, तो विद्यार्थी ए था, बी था और सी था, और उनके अंक अनुपात में थे बच्चे, अंकों का अनुपात जो था वह कितना था बच्चे, तो 10:12:15, 10:12:15, ये अंकों का उनका रेशियो है 10:12:15। तो बोलता है आपसे प्रश्न में, तो बताएं यदि प्रश्न पत्र के अधिकतम अंक 100 हैं तो बी के अंक निम्न में से कौन नहीं हो सकते हैं। अधिकतम मैक्सिमम नंबर 100 है तो बी का अंक कौन नहीं हो सकता है, इनमें से बताना है कि बी का अंक कौन नहीं हो सकता है, किसकी नहीं होने की संभावना है। ठीक है, होने की नहीं होने की संभावना। अच्छा ये बच्चे देखो, मैं जरा बेसिकली इस क्वेश्चन को बताता हूँ। अगर देखो बच्चे, अगर थोड़ा सा अगर आप समय बचाना चाहो तो शॉर्टकट में कैसे इस क्वेश्चन को करना है बच्चे, तो देखो सी का मैक्सिमम अंक, सी मैक्सिमम कितना प्राप्त कर सकता है, तो कोई भी विद्यार्थी अधिकतम अंक 100 ला सकता है। मैक्सिमम कितना ला सकता है 100। अच्छा सी का अनुपात में नंबर कितना है बच्चे, तो सी का नंबर अनुपात में 15 है। सी का अनुपात में नंबर कितना है 15। और अधिक से अधिक के यह नंबर कितना ला सकता है, पॉसिबिलिटी कितना की है, तो अधिक से अधिक पॉसिबल है, संभावना है कितने का 100 का। तो देखो तो बच्चे 15 इसको कितने बार में काट देगा, तो अगर यहाँ 90 होता, अगर यहाँ 90 अंक होता तो कितने बार में चला जाता 6 बार में, कितने बार में 6 बार में। मगर यहाँ देखो तो अगर 105 होता तो कितने बार में जाता 7 बार में, यानी अनुपात 1 का मान 6 से तो ज़्यादा आ रहा है, अनुपात 1 का वैल्यू किससे ज़्यादा आ रहा है 6 से ज़्यादा आ रहा है, पर 7 से कम आ रहा है। 6 से ज़्यादा आ रहा है और 7 से क्या आ रहा है कम। अनुपात 1 का मान 6 तक पॉसिबल है, 15×6 = 90, मगर 7 से तो कम है, क्योंकि 7 तब होता बच्चे जब यहाँ कितना होता है 105, यानी जो भी वैल्यू आएगा वह अनुपात में 7 से क्या आएगा कम आएगा, 7 से क्या आएगा कम। अनुपात 1 का जो भी मान आएगा वो 7 से क्या आएगा कम। तो लेस देन 7 बच्चे, लेस देन 7 वह लेस होगा, 7 से क्या होगा कम होगा। यानी कहाँ तक हम जा सकते हैं 6 तक। कितने तक जा सकते हैं 6 तक जा सकते हैं बच्चे। कहाँ तक जा सकते हैं 6 तक। तो अगर 7 तक जाते हैं बच्चे तो 12 7 कितना बच्चे हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा 84। तो 84 हो जाएगा, और 84 जो होगा किसके बीच आएगा 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में। यानी ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है बच्चे। जरा ये देख लेंगे ये कैसे हो सकता है, इसको चेक कर लेते हैं बच्चे। अगर बताओ बच्चे, अनुपात 1 का मान 6 तो हो सकता है, 7 नहीं हो सकता था, पर 6 तो हो सकता है, 6 होने की संभावना है। तो 1 का मान जब 6 होगा तो 12 का मान कितना आएगा 72। यानी देखेंगे 72, 20 से 30 हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कितना मेरा जा सकता है 72 तक जा सकता है। ठीक है, 40 से 50 ये भी हो सकता है। फिर बच्चे यहाँ कितना है 70 से 80 ये भी हो सकता है, क्योंकि जो 72 है इन्हीं के बीच का नंबर है।
हैं। तो बिल्कुल ये आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी सवाल का ऑप्शन देखिए ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी नहीं हो सकता, सी हो सकता है, बल्कि डी नहीं हो सकता। अगर बच्चे अगर इस तरह से अगर आप नहीं समझते हैं तो आइए मैं बेसिकली और बताता हूँ। जैसे अब देख लो बच्चे, यहाँ कुछ करना नहीं है। देखो रेशियो तो बच्चे हमेशा मिनिमम फॉर्म में होता है। तो बताओ यहाँ ये बताओ दो बच्चे कि ये 20 अगर 2 से गुना करते हैं, ये 24 और ये 30, ये तो लिख सकते हैं ये होने की संभावना है, क्योंकि अधिकतम अंक कितने हैं 100, अधिकतम अंक कितने हैं 100, तो ये तो होने की संभावना है। अच्छा बच्चे अब इसमें 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा 30, अगर इसमें 3 से गुना कर दिए तो 36 और इसमें 3 से गुना कर दिए तो ये कितना बच्चे 45, तो ये भी तो होने की संभावना है, क्योंकि अभी मैक्सिमम मेरा अंक कितना था 100। अब बच्चे इसमें बताओ 4 से गुना करते हैं तो ये कितना 40, ये कितना 48 और ये कितना 60, ये भी होने की संभावना है। यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, अगर इसमें अगर 5 से गुना किए तो ये बच्चे 50, ये 60, 12 पच्चे 60 और देखिए तो यहाँ 15 पच्चे 75, यानी ये भी होने की तो संभावना है। ठीक है बच्चे, अगर 6 से यहाँ गुना कर दो तो ये कितना 60, अगर 6 से यहाँ गुना करो 72 और यहाँ करो तो 6 से गुना तो 90, यानी ये भी होने की संभावना है, क्योंकि अभी मेरा अंक 100 नहीं हुआ है, मैक्सिमम 100 तक जा सकते हैं। मगर अब इसमें 7 से गुना करते हैं तो ये बच्चे कितना 70, ये कितना बच्चे 84 और यहाँ कितने बच्चे 105, मगर ये नहीं हो सकता, बिल्कुल ये रेशियो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है बच्चे? इसलिए नहीं हो सकता है कि यहाँ अंक मैक्सिमम कितने थे मेरे 100 और यहाँ कितना आ रहा है 105, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। 105 नहीं संभव है, इससे कम संभव है। यानी जब यहाँ तक संभव है, यानी बी का मान मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 72 तक। कितने तक बच्चे 72 तक। तो देखेंगे किस श्रेणी में होता है, तो मैक्सिमम मेरा 72 तक जा सकता है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी भी हो सकता है, क्योंकि 70 और 80 के बीच का ही अंक है 72। पर यहाँ देखेंगे बच्चे कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि बी का जो मान है वो 72 के से आगे नहीं जा सकता है, 72 से आगे नहीं जा सकता है। और ये जो नंबर है वो कहाँ दर्शा रहा है 80 से 90, 80 से ज्यादा और 90 से कम, इसके बीच का अंक, इसलिए ये संभव नहीं है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा रेशियो का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पढ़ते हैं। 9 क्या है कि एक बेईमान विक्रेता अपने सामान लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक बेईमान विक्रेता है जो अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा या वादा करता है, लेकिन वह किलोग्राम के वजन के बदले 875 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है। तो बताएं लाभ प्रतिशतता क्या है? स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, समझने की बात है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार है और अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है। लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी जितना उसका क्रय मूल्य है, खरीद रेट है, उतना ही पे बेचने का वादा या दावा करता है, लेकिन वह बोलता है किलोग्राम के बदले। तो यहाँ सेंस आपको लेना होगा, लेकिन वह किलोग्राम के बदले, किलोग्राम कहने का मतलब कि 1 केजी के बदले, किलोग्राम कहने का मतलब 1 केजी के बदले, यानी वह 1 केजी के बदले 875 ग्राम के वाट का इस्तेमाल करता है। यानी देना चाहिए था वह 1 केजी, मगर उसके बदले ग्राहक को कितना देता है, कस्टमर को 875 ग्राम। तो बोलता है तो उसके लाभ का प्रतिशतता क्या है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो स्टूडेंट समझने की बात है ये स्टूडेंट कि क्या है, एक दुकानदार है और वह वादा करता है या दावा करता है, ठीक है, कि वह 1 केजी अपने सामानों को लागत मूल्य पर बेचेगा, मगर वह 1 केजी के स्थान पर 875 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। तो बताएं इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो स्टूडेंट्स क्या होगा मैं बताता हूँ। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस अगर निकालना है, प्रॉफिट या फिर आपको लॉस निकालना है, लाभ या हानि निकालना है बच्चों। तो देखो बच्चों बनाने का तरीका क्या होगा कि प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट लिख देना, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखना बच्चे, और लॉस होगा तो लॉस लिखना। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो लॉस लिखना, और बट्टा में हमेशा लिखना प्रयोग किया गया बाट, प्रयोग किया गया
बाट, प्रयोग किया गया बाट, जितने बाट का इस्तेमाल हो रहा है वो बाट, और परसेंट में लाने के लिए कितने से गुना, 100 से गुना। तो देखो स्टूडेंट, जब भी परसेंटेज लाभ या हानि निकालना हो तो प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लिखना और लॉस हो तो लॉस। तो बच्चे परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट और लॉस हो तो लॉस, बट्टा में प्रयोग किया गया बाट या इस्तेमाल किया गया बाट, और इनटू में कितने, 100 से। कब, जब बटखरे वाले क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है तब। तो आइए हम लोग बनाते हैं। बच्चे ये बताइए कि उसने बेचने का वादा किया था क्रैमुल पर, यानी 1 किलोग्राम के बाट का इस्तेमाल करने के बजाय वह कितने ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, तो 875 ग्राम का। तो आप देख सकते हैं उससे लाभ होता है या हानि, प्रॉफिट होता है या लॉस। तो देखेंगे प्रॉफिट हुआ, और कितने का प्रॉफिट हुआ, तो दुकानदार देना चाहिए था 1000 ग्राम, मगर दुकानदार कितना देता है, 875 ग्राम, यानी उससे देखेंगे बच्चे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 125 ग्राम का बटखरे से फ़ायदा कमाता है। बटखरे से कितने ग्राम का फ़ायदा कमाए, 125 ग्राम का। तो हमको परसेंट में बताना है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो 125 ग्राम का लाभ हुआ। बच्चे कितने पे, तो ये बताओ, बट्टा में हमेशा क्या लिखेंगे, इस्तेमाल किया गया बाट। तो इस्तेमाल बाट कितना किया गया था, 875, और परसेंट मिलाने के लिए कितने से गुना, 100 से गुना। बच्चे ये बताओ 125 इसको कितने बार में, तो 7 बार में। 125 इसको 7 बार में काटेगा तो 100 बट्टा कितना, 60, और 100 बट्टा 60 को 100 बट्टा 7 को इसको क्या लिख सकते हैं, तो 14.2 बट्टा 3, सॉरी 14.2 बट्टा 7%, 14.2 बट्टा 7%, 14 7 98 और 2 कितना, 100, 100 बट्टा 7। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा 14.2 बट्टा 7%। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं कि दो गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। दो रेलगाड़ियां हैं जो दोनों एक दूसरे की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी किलोमीटर में क्या होगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है कि दो रेलगाड़ियां हैं जो दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं, इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं, और पहली रेलगाड़ी की चल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि दूसरी रेलगाड़ी की चल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताएं 10 टकराने से 10 सेकंड पहले उनकी बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन को अगर समझना है बच्चे तो यहाँ देखेंगे, देखो बच्चे क्या है कि दो रेलगाड़ी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है बच्चे। और पहली रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की चाल दिया 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलता है टकराने से दोनों को टकराने से 10 सेकंड पहले इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है बच्चे। आप लोग जानते होंगे रिलेटिव वेलोसिटी के केस में क्या होता है बच्चे कि जब अपोजिट डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जब अपोजिट होगा तो दोनों ट्रेनों का चाल जुट जाएगा, जबकि सेम डायरेक्शन होने पर दोनों ट्रेनों का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो जुटेगा और डायरेक्शन सेम है तो बच्चे घट जाएगा। इसी तरह बच्चे एक और बेसिक कंसेप्ट समझना ये होगा बच्चे, जैसे किलोमीटर पर आवर है और इसे हमको मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर है और मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ये किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो तो बच्चे किलोमीटर को लिख सकते हैं 1000 मीटर ऐसा लिख सकते हैं, और आवर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है बच्चे। अब देखो तो बच्चे 00 कैंसिल, 2 से 5 बार में, 2 से 18 बार में, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी हम बोल सकते हैं बच्चे कि किलोमीटर को मीटर सेकेंड में बदलने के लिए कितने से गुना करेंगे, 5/18 से। किलोमीटर पर आवर को, कि ये किलोमीटर पर आवर है बच्चे और हमको मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से गुना करेंगे। किससे बच्चे, 5/18 से गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं बच्चे कि मीटर पर सेकेंड में है और हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो बोलो ठीक उल्टा हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। यानी देखिए बच्चे ये दोनों आप ध्यान पे रखिएगा
कि किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से हम गुना करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है। जैसे बच्चे सपोज कर लो कि 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर है और इसे आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है बच्चे तो अभी बताया कि किलोमीटर है और मीटर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुना करोगे, 18 इसको 5 बार में, 5 में 5 से गुना कर दो तो 25 मीटर पर सेकंड। इसी तरह सपोज कर लो बच्चों कि 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, तुमको बदलना है किलोमीटर में। किस में बदलना है? किलोमीटर में। कुछ करने की जरूरत नहीं, 20 है, किलोमीटर में बदलना है बच्चे तो 18/5 से गुना कर दो, 5 इसको 4 बार में, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान पे रखना बच्चे, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बच्चे बोला था कि 2 ट्रेन हैं, पहली ट्रेन की चाल कितनी थी बच्चे? 45 और दूसरी ट्रेन की चाल 63। दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी? हमने बताया रिलेटिव वेलोसिटी के केस में जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो क्या होगा? जुटेगा। तो पहली ट्रेन की चाल कितना दिया था बच्चे? 45। दूसरी ट्रेन की चाल कितना दिया था? 63। अपोजिट था तो दोनों को जोड़ दिए, दोनों के चालों को जोड़ दिए। किलोमीटर है 45 पहली की और दूसरी की कितना? 63 किलोमीटर में है। तुम चाहो तो मीटर पर सेकंड में बदल दो। किलोमीटर मीटर सेकंड में बदलने के लिए मैंने बताया कितने से गुना करना है? 5/18 मीटर पर सेकंड हमने गुना किया। और कितने सेकंड हमसे दूरी चाहिए? तो दूरी बराबर जानते बच्चे, दूरी बराबर क्या होगा? तो चाल गुने समय। यहाँ हमने चाल लिख दिया और समय कितनी है? तो 10 सेकंड की बात थी। कितने सेकंड की? 10 सेकंड की। तो मैंने 10 सेकंड लिख दिया। यहाँ हमने चाल लिखा और यहाँ क्या लिखा? समय। चाल दोनों का जोड़ दिए और किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदल लिए। किसे गुना कर? 5/18 और कितने सेकंड बच्चे? तो 10 सेकंड। तो यहाँ मैंने 10 लिख दिया। अब देखो बच्चे सेकंड से सेकंड तो कट जाएगा बच्चे। अब देखो बच्चे ये 18 है और यहाँ कितने हैं? 108। 45 और 63 को जोड़ोगे तो कितना है? 108। 108 18 कितने बार में? 6 बार में, और 6 में 5 से गुना कर दो 30, और 30 में 10 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चे? 300 मीटर आ गया। क्या आ गया? 300 मीटर। तो 300 मीटर। बट आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस में? किलोमीटर में। किस में पूछा गया? किलोमीटर को। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से भाग देना होगा बच्चे? तो 1000 से आपको भाग देना होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बच्चे 1 किलोमीटर बराबर, आप लोग सभी लोग जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितने हजार मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो हमको किससे भाग देना होगा? 1000 से भाग देना होगा। तो 1000 से हम लोग भाग देंगे तो किस में आ जाएगा? किलोमीटर में बच्चे। देखो 0000 कैंसिल होगा और 3 में जब 10 से भाग दोगे तो 0.3 किलोमीटर, 0.3 किलोमीटर। तो इस सवाल का उत्तर 0.3 किलोमीटर हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। यदि PA त्रिभुज PQR की माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है स्टूडेंट्स मीडियन, तथा G केंद्रक है, केंद्रक मतलब सेंट्रोइड, तो बोलता है PA प्लस GA इज टू PG माइनस PA का अनुपात क्या होगा? बच्चों सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। एक त्रिभुज है और त्रिभुज जो है वह PQR है। त्रिभुज का नोमेनक्लेचर दिया है कि एक त्रिभुज है जो PQR है, हमने लिख दिया PQR। बोलता है जिसमें यदि PA त्रिभुज PQR की माध्यिका है, PA जो है माध्यिका, माध्यिका कहने का मतलब कौन है? PA। देखो PA मीडियन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, त्रिभुज की माध्यिका हो गया, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स ये PR एक भुजा है, PR एक भुजा है। इस भुजा पे भी मैं माध्यिका एक डालता हूँ, किससे? शीर्ष C से, वर्टेक्स C से एक माध्यिका मैंने खींच दिया। अच्छा भुजा एक है QP, इस भुजा पे मैंने R जो शीर्ष वर्टेक्स है यहाँ भी एक मैंने माध्यिका खींच दी इस भुजा पे। स्टूडेंट्स जो माध्यिका का जो कटान बिंदु होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड, केंद्रक। और आमतौर पे जो केंद्रक होता है जिसे हम लोग G से डिनोट करते हैं, प्रश्न में भी दिया गया है कि G केंद्रक है, ठीक है। अब इस सेंट्रोइड का क्या काम होता है स्टूडेंट? जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2 भागों में बांट देगा। देखो ये PA जो माध्यिका था उसे 2 भागों में बांट दिया, एक PG और दूसरा G, एक PG और दूसरा G, और 2 भागों में बांटता है। और इन जिन 2 भागों में बांटता है उनके बीच रेशियो होता है बच्चे 2:1 का, 2:1 का। देखो 2:1 का रेशियो होता है, जो देखो बच्चों यहाँ 2:1 का। इसी प्रॉपर्टी से हम लोग सरकम रेडियस और इन रेडियस भी निकालते हैं, जो पिछले प्रश्न में हम लोग पढ़े थे कि अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या के बीच अनुपात 1:2 होता है। तो देखो
2:1 के अनुपात में बांट देता है। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है बच्चे? तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है पीए प्लस जीए, और फिर क्या पूछा गया बच्चे? पीजी माइनस जीए बराबर वाट, यही पूछा गया प्रश्न में बच्चे। नो प्रॉब्लम, आइए हम लोग इसको बनाते हैं। देखो बच्चे पी यहाँ देखो, तो पी मतलब यहाँ से यहाँ तक बच्चे पूरा मीडियन, तो ये अनुपात में कितना है 2 और ये अनुपात में कितना है 1, तो दोनों मिलकर अनुपात में कितना बच्चे? तो यहाँ अनुपात में कितना बच्चे? 3। अच्छा जी कितना है बच्चे? तो जी अनुपात में कितना है बच्चे? अनुपात में है 1, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे बच्चे। अब देखो पीजी अनुपात में कितना है बच्चे? तो पीजी अनुपात में है 2, तो यहाँ लिख सकते हैं अनुपात में 2, और जी कितना है अनुपात में? तो 1, तो हम लोग लिख सकते हैं अनुपात में कितना बच्चे? 1। ठीक है बच्चे। अब देखो तो बच्चे यहाँ 3 और 1 कितना अनुपात में? 4, और यहाँ कितना अनुपात? 2 में से 1 गया तो कितना? 1, यानी उत्तर होगा इस सवाल का कितना? 4:1 इस सवाल का सही उत्तर है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा स्टूडेंट, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो इस सवाल का उत्तर हुआ 4:1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि उस कोण की माप क्या है जिसका समपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है, जिसका समपूरक पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। क्वेश्चन में पूछा उस कोण की माप क्या है जिसका समपूरक इसके पूरक के 3 गुना बड़ा है। सबसे पहले बच्चे आप समझ लीजिए संपूरक और पूरक। संपूरक कहने का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, और संपूरक कहने का मतलब कि ए सप्लीमेंट्री एंगल, और पूरक कहने का मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल, और फिर बोला आपसे पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए संपूरक क्या होता है और पूरक क्या होता है। जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उसको बोलते हैं दो ऐसा कोण जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वैसे कोण संपूरक कहलाते हैं, और दो वैसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वैसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए वह कोण आपस में पूरक कोण कहलाएंगे, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो वह कोण समपूरक कोण कहलाएंगे। तो बच्चे जैसे अगर हम बात कर देंगे, ये 30 डिग्री एक एंगल है जो इसका ये θ1 है और ये 30 डिग्री है, तो हम बोलेंगे कि θ2 कितना होगा जब ये पूरक होगा। तो आप बोलेंगे ऑब्वियस कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90। तो जब ये 30 डिग्री तो ये बच्चे कितना डिग्री 60 डिग्री, जब ये 20 डिग्री तो ये कितना डिग्री बच्चे 70 डिग्री, और जब ये 45 डिग्री तो ये कितना डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, तो ये बात की किसकी बच्चे, तो पूरक कोण की। मगर यही बात अगर हम कह दें कि समपूरक कोण होगा तो क्या होगा बच्चे, जब समपूरक होगा तो क्या होगा, तो दो कोणों का योग जब मिलकर क्या हो जाए तो 180 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री तो ये कितने बच्चे 150 डिग्री, ये 20 डिग्री तो 160 डिग्री, और ये जब 45 डिग्री तो ये कितने बच्चे 135 डिग्री। तो ये सभी जो कोण होंगे वो आपस में क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये कंसेप्ट है। तो आइए बच्चे क्या बोलता है, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोर्ड पे आप जरा पढ़ लीजिए कि उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक कोण के 3 गुना बड़ा हो। जिसका संपूरक पूरक का कितना बड़ा हो, 3 गुना बड़ा हो। ठीक है, तो बच्चे यहाँ देखो तो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए में जरा बच्चे देखो तो ऑप्शन ए में 30 डिग्री दिया है। ऑप्शन बी की बात कर लो तो ऑप्शन बी में 60 डिग्री दिया हुआ है। ऑप्शन सी की बात कर लो, ऑप्शन सी में 75 डिग्री, और ऑप्शन डी में कितना दिया है बच्चे 45 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब देखो तो बच्चे यहाँ देखो हम θ1 लिखते हैं बच्चे, और यहाँ θ2 लिखते हैं। ये किसके लिए लिखे हैं बच्चे, तो जो पूरक कोण हो, किसके लिए, पूरक कोण के लिए। और ये किसके लिए बच्चे, तो जो समपूरक हो, किसके लिए बच्चे, जो समपूरक कोण हो। ठीक है, जब पूरक कोण होगा तो दो कोणों का योग कितना होगा बच्चे 90 डिग्री। तो ये जब 30 होगा तो ये कितना होगा बच्चे 60 डिग्री, जब ये 60 होगा तो ये कितना होगा बच्चे 30 डिग्री, जब ये 75 होगा तो ये कितना होगा बच्चे 15 डिग्री, और जब ये 45 होगा तो ये
कितना होगा बच्चे 45 डिग्री। ये पूरा कोण की बात हमने कर ली। अब समपूरक कोण का बात करना होगा तो दो कोणों का योग कितना बच्चे 180, जब ये 30 तो ये कितना है 150। अच्छा जब ये 60 तो सॉरी जब ये 60 तो ये कितना बच्चे 120। अच्छा बच्चे जब ये 75 तो ये कितना बच्चे 105 डिग्री 105 डिग्री। और जब ये बच्चे 45 डिग्री तो ये है कितना है 135 डिग्री। प्रश्न में क्या बोला था कि वह कोण बताइए जिसका संपूरक पूरक का कितना गुना है 3 गुना। देखिए क्या संपूरक जो कोण है वह पूरक का 3 गुना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका 3 गुना तो 180 होता ना। ये क्या संपूरक जो है पूरक का 3 गुना है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका 3 गुना तो 90 होता ना। अच्छा क्या ये जो संपूरक है वह पूरक का 3 गुना है? नहीं, इसका तो कितना होता 45 नहीं होता। तो मेरा रह गया ऑप्शन क्या डी। देखिए तो जिसका जो संपूरक है वह पूरक कितने का है? पूरक का 3 गुना है। 45 में 3 से गुना करो तो 135 डिग्री, यानी वो मेरा एंगल क्या है 45 डिग्री। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है 45 डिग्री। ये मैं इतना डिटेल्स में बताया, तब आप ऑप्शन देखते ही जज कर लोगे। सिर्फ प्रैक्टिस करने की चीज़ है। अगर इस पे अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर अब प्रोसेस से आपको बताता हूँ। तो अब हम लोग प्रोसेस देखेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसेस से देखेंगे। माना हमने कोण मान लीजिए बच्चे कि माना कोण x डिग्री। हमने माना कोण कितना डिग्री बच्चे x डिग्री। अच्छा बताओ बच्चे इसका जो पूरक कोण होगा वह पूरक कोण कितना होगा? तो दो कोणों का योग कितना हो जाए 90। तो एक जब x हो गया तो दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा 90 - 6। दूसरा क्या होगा 90 - 6। अब इसका संपूरक देख लेंगे। इसका संपूरक कोण क्या होगा? तो इसका संपूरक जो होगा बच्चे, संपूरक जो कोण होगा वह 180 - x होगा। 180 - x, ठीक है। अब बोलता है कि जो संपूरक कोण होना चाहिए वह पूरक का कितना होना चाहिए? तो तिगुना होना चाहिए। तो आइए इसको बैलेंस करते हैं। तो ये हुआ संपूरक कोण बच्चे, ये संपूरक कोण हुआ। और ये बच्चे क्या हो गया? तो ये बच्चे हो गया पूरक कोण हुआ, ठीक है। अब जो संपूरक होना चाहिए वह पूरक का कितने गुना होना चाहिए? 3 गुना। जो संपूरक होना चाहिए वह पूरक का कितने गुना होना चाहिए? 3 गुना। तो ये पूरक कोण है और पूरक कोण का कितने गुना बच्चे? 3 गुना। तो देखो तो 180 डिग्री माइनस x, और यहाँ कितने बच्चे? तो 90 में 3 से गुना कर दो तो 270 और माइनस 3x। अब देखो बच्चे हमको x इधर लाते हैं तो माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा प्लस। 3x में से x गया तो कितना बच्चे? 2x लिख सकते हैं बच्चे। अब 270 में से 180 घटाएंगे तो कितना बच्चे? 90, यानी x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। और x का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो बेहतर आप समझ सकते हैं कि आप किससे बेहतर कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। रहना स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज DEF में, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज DEF में, समद्विबाहु कहने का मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है। और DEF में एंगल D दिया गया है 110 डिग्री। यदि I त्रिभुज का अंतः केंद्र हो तो एंगल EIF का मान क्या होगा? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि एक त्रिभुज है बच्चे, ठीक है। इस त्रिभुज में नामकरण दिया गया है कि त्रिभुज जो है वह DEF है, त्रिभुज DEF है। और आपको दिया गया है एंगल D दिया गया है 110 डिग्री। एंगल D दिया गया कितना बच्चे? 110 डिग्री, ठीक है। तो बोलता है I त्रिभुज का अंतः केंद्र है तो एंगल EIF का क्या होगा? I जो है अंतः केंद्र है तो एंगल EIF, एंगल EIF, E जो है अंतः केंद्र इन सेंटर है तो एंगल EIF बराबर वाट। आपसे पूछा गया कि एंगल EIF बराबर वाट, इसका मान क्या होगा? यही प्रश्न में आपसे पूछा गया। स्टूडेंट सबसे पहले ये प्रॉपर्टी आपको समझा दूं कि जैसे बच्चे कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है बच्चे, हमने एक ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल ABC लिया, ठीक है, ट्रायंगल ABC लिया। अब बच्चे बताओ यहाँ जो कोण B है और यहाँ कोण C है, कोण B और कोण C। अब देखो तो एंगल B का जो
एंगल बी का जो बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और एंगल सी का जो एंगल बाइसेक्टर होगा जिस बिंदु पर मिलेगा, ठीक है, यानी दो कोण के समद्विभाजक, दो कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, दो कोण या फिर ये तीनों कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे बोलते हैं इन सेंटर यानी अंतः केंद्र बोलते हैं। तो दो कोण के समद्विभाजकों द्वारा बनाए गए कोण, दो कोण के समद्विभाजकों द्वारा बनाए गए कोण जो होता है वह 90 प्लस तीसरी कोण के आधे के बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं एंगल BIC बराबर 90 प्लस एंगल A यानी तीसरी कोण के आधे के बराबर। ये प्रॉपर्टी होता है बच्चे, और इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चे। तो आइए हम लोग देखते हैं एंगल EIF पूछ रहा है, तो हम बोल सकते हैं 90 प्लस एंगल D, यानी एंगल D कितना है बच्चे 110 और बाई में कितना 2, तो 90 प्लस 55 और 90 प्लस 55। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 145 डिग्री। तो इस सवाल का सही उत्तर हुआ बच्चे 145 डिग्री, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ध्यान पे रखिएगा इस प्रॉपर्टी को। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग पढ़ेंगे। बोलता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। दोस्त बोलता है कि ABC एक त्रिभुज है, और कैसा त्रिभुज है तो समद्विबाहु। जैसा देखिए बच्चे ABC एक त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है किसके AC के, हमने लिख दिया। और बोल रहा है दोनों का माप भी दिया है, कितना बच्चे 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। उसके बाद क्या बोला है BC बराबर 48। ये BC का भी माप दे दिया गया है, कितना बच्चे 48 माप दिया गया है कि BC बराबर 48 दी गई है, ठीक है बच्चे। यहाँ BC का मेरा माप भी दिया है कि BC 48 है। फिर आपसे बोला है कि AD आधार BC की माध्यिका है। AD जो है आधार BC की क्या है माध्यिका है, यानी मीडियन है। कौन बच्चे AD जो है आधार BC की क्या है माध्यिका। तो बोलता है AD का मान क्या होगा, ठीक है, ये माध्यिका का मान आपसे पूछा। सबसे पहले प्रॉपर्टी ये जान लो बच्चे कि दो समान भुजा के, बच्चे ये प्रॉपर्टी जान लेना कि दो समान भुजा के शीर्ष से, इन दोनों समान भुजा के जो शीर्ष है, दोनों समान भुजा के शीर्ष से यदि किसी हम तीसरी भुजा पे कोई रेखा या लंब खींचते हैं तो तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तीसरी भुजा को किस भागों में, दो बराबर भागों में बांटती है। यानी जो ये दो समान भुजा के शीर्ष से तीसरी भुजा पर कोई लंब डालते हैं तो वो किसका काम करती है, मीडियन का। किसका काम, मीडियन का काम ही होता है कि मीडियन जिस भुजा पर पड़ जाती है उसे दो बराबर भागों में बांटती है। तो देखो, तो ये दोनों समान भुजा था और दो समान भुजा के शीर्ष से तीसरी भुजा पे हमने कोई रेखा खींच दी, यानी तीसरी भुजा यानी आधार को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो ये बच्चे 48, तो ये कितना होगा बच्चे 24, और ये बच्चे कितना होगा 24। तो दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। यानी देखो तो बाबू, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हमको मान चाहिए किसका, AD का। किसका भाग, और ये देखो बाबू परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, लंब समद्विभाजक का काम करता है। किसका काम करता है, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो तो बाबू ये 90 डिग्री की एक छोटा वाला हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। तो इस छोटा वाला ट्रायंगल में बात करें तो ABD, छोटा वाला ट्रायंगल ABD, या फिर आप बोल सकते हैं ADC। अच्छा ये देखो तो ये 90 डिग्री का यहाँ कौन हो रहा है, मैंने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर यानी लंब समद्विभाजक, यानी देखो तो ये लंब है और समद्विभाजित कर दिया। अब देखो तो बच्चे 90 डिग्री के सामने तो ये कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, यानी कर्ण कितना है बच्चे 30, कर्ण कितना है 30, और एक भुजा कितना है 24। तो जब कर्ण हुआ यानी कर्ण हुआ तो हम लोग ट्रिपलेट लगा सकते हैं। मैंने पिछले सेट में ट्रिपलेट का चर्चा किया था। जब कर्ण हुआ तो ट्रिपलेट लगा सकते हैं, और ट्रिपलेट मैंने कुछ लिखा था, और उसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होता है 18 24 30, 18 24
30। अगर जिन बच्चे को ये ट्रिपलेट याद होगा उस सवाल का डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं कि ये जो 24 है ये 30 है, तो ये कितना होगा बच्चे 18। ये ट्रिपलेट कहाँ से बना, तो मैंने बताया था बच्चे ट्रिपलेट कैसे बनता है। तो देखो बच्चे, मैंने एक ट्रिपलेट लिखा था 3 4 5, 3 4 5, आप सभी लोगों को याद होगा। और मैंने बताया था इससे हज़ारों करोड़ आप ट्रिपलेट बना सकते हैं, जिसमें इससे 2 से गुना करोगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10। अब 3 से गुना कर दो तो 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। अब 4 से गुना कर दो तो ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया। 5 से इसमें गुना कर दो बच्चे, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। 5 से गुना कर दो, ये 20 हो गया और ये 25 हो गया। और अब जिसमें 6 से गुना करो तो 18 हो गया, 24 हो गया और ये 30 हो गया। तो देखो, ये जिसको ट्रिपलेट याद होगा वो तो आसानी से कर सकता है। जिन बच्चों को यहाँ ट्रिपलेट याद नहीं होगा तो ये देखो, तो बच्चे ये AD निकालना है। तो AD बराबर हम लोग बोल सकते हैं रूट ओवर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ये बोल सकते हैं, क्योंकि लंब बराबर रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो AB का मान आपको तो दे गया है बच्चों। AB का मान क्या है, तो AB है 30, तो 30 का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे बच्चे 24 का स्क्वायर। बच्चे आप लोग जानते होंगे 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 होगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 होगा। घटाएंगे तो 324 आएगा और 324 का अगर बच्चे वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा 18। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट पे आप खेल सकते हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को पढ़ते हैं। बोलता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है जिस पर एक त्रिभुज के तीनों मीडियन मिलते हैं। तो स्पष्ट है, हमने बताया है कि उस त्रिभुज के बिंदु को क्या कहते हैं जिसको तीनों मीडियन मिलते हैं। तो मीडियन कहने का मतलब कि माध्यिका, और जहाँ माध्यिका का कटान बिंदु हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, उसे क्या बोलते हैं केंद्रक। तो ये ओरली आप जवाब दे सकते हैं। बोलता है कि उस बिंदु को क्या कहते हैं जहाँ तीनों मीडियन मिलते हैं। तो ये ट्रायंगल ABC हो गया, ठीक है बच्चे। यहाँ मैंने भुजा BC पर एक मीडियन खींच दिया, फिर भुजा AC पर मैंने एक मीडियन खींच दिया और फिर भुजा AB पर मैंने एक मीडियन खींच दिया। और ये जो मीडियन का जो कटान बिंदु है इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड को ही हम लोग बोलते हैं केंद्रक। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा सेंट्रोइड। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी समाप्त हुआ। स्टूडेंट, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हुआ, इस टेस्ट का हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कशन किया। और बच्चे जैसे बहुत बच्चे का डिमांड है कि NTPC का सेट का भी डिस्कशन किया जाए। तो अगर ऐसा लगता है कि NTPC का सेट का भी होना चाहिए तो मैं एक अलग से टाइम पे उसका भी सेट का भी डिस्कशन कराऊंगा। अगर लगता है बच्चे कि इसकी काफ़ी ज़रूरत है और मेरे वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हो सकता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि जिन जिन बच्चों को NTPC की ज़रूरत है सेट की, तो वो कमेंट में अपना नाम लिखकर और बताएं कि मुझे NTPC का सेट करना है। तो मैं एक अलग टाइमिंग पे उसके लिए भी लेकर आऊँगा। तो आज यहीं तक अपना ख्याल रखें। और स्टूडेंट्स, बेहतर ये होगा कि आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहें और इस लॉकडाउन में भी आप पढ़ाई करते रहें। जहाँ भी हैं सेल्फ स्टडी कीजिए और रेगुलर सेट प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो आने वाले आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस लॉकडाउन को यूँ हाथ से जाने ना दीजिए। जैसा भी है आप अपने पढ़ाई को जारी रखें। अभी कोचिंग और काफ़ी समय से जो रेगुलर आप क्लास मतलब एक प्रैक्टिस आपका छूटा है तो उससे फिर से रीस्टार्ट करें और एक नई ऊर्जा के साथ आप तैयारी में लगें। और जहाँ तक होगा हर संभव मैं आपके साथ हूँ। आप जैसा भी बोले, तो कुछ बच्चे का डिमांड था कि सर CHSL का सेट प्रैक्टिस किया जाए। तो आप देख रहे हैं रेगुलर सेट प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा भी हो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो सेट प्रैक्टिस करते रहिए और सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसे जारी रखें। बस आज यहीं तक बच्चे।